बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज की हमारी इस डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है जी फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। आज हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे लिए सीखना ज़रूरी हैं, वो हम पहले सीखेंगे। सबसे पहले मेरे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ये देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे दो सेट्स ले लेता हूँ। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स लेट्स सपोज 1 2 3 और दूसरा सेट मेरे पास है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4 5 एंड 6। ये मैंने दो सेट्स ले लिए, ठीक है। अब मैं इन दो सेट्स के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करूँगा। जिस तरह से हम सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं ना, दो सेट्स का हम सम फाइंड करते हैं, उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो उसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स किस तरह से डिफाइन होता है। देखिए, इसको मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, ए की जगह पे ए का सेट आ जाएगा 1 2 3 क्रॉस बी की जगह पे बी का सेट आ जाएगा 4 5 6। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो अब हम फाइंड करने लगे। देखें किस तरह से करना है। पहले इस 1 को पकड़ेंगे और इस 4 के साथ इसका पेयर बनेगा। देखें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखना, ऐसा नहीं है। किस तरह से लिखेंगे हम इसको 1,4 और इसको फिर हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं जी? ऑर्डर्ड पेयर। दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट में हमें जो सेट मिलता है उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स होते हैं। जैसे ये एक ऑर्डर पेयर बना है, ये किस तरह बना है? 1 को मिलाया है 4 के साथ। इसी तरह से अब 1 को मिलाएंगे 5 के साथ, फिर 1 को मिलाएंगे 6 के साथ। ठीक हो गया। अब 2 को पकड़ लेते हैं, 2 को मिलाएंगे 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ। ओके हो गया। अब 3 की बारी है। 3 को पहले 4 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में है। बात समझ आ गई? जैसे मैंने यहाँ पे एक ये ऑर्डर पेयर है 1,4 और इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है जिसको हम x से डिनोट करते हैं इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है जिसको हम y से डिनोट करते हैं दिस इज़ कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया। अब ये जो a क्रॉस b हमने फाइंड किया है, ये जो सेट आया है, इसमें मैं कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठा लूँ, फॉर एग्जांपल ये है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 1,5 इज़ बिलोंग टू a क्रॉस b। ये इससे बिलोंग कर रहा है ना। अगर कोई ऑर्डर पेयर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा है, इट मींस इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, ये बिलोंग करेगा पहले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। ठीक है जी। तो फिर जनरली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जनरली कैसे? कि अगर आपके पास x, y एक जनरल ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से, देन इट मींस x बिलोंग करेगा पहले सेट से और y बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दो ऑर्डर पेयर्स सिर्फ उस सूरत में इक्वल होंगे जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट जो है, a x कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर का और c x कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर का। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और सिमिलरली
y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा, फिर हम ये कह सकते हैं कि दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कि अगर आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उनकी जगह बदलने से रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, ये सेम नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है, ये देखें, x कोमा y इज नॉट इक्वल टू y कोमा x। ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है x तो y के इक्वल नहीं ना हो सकता। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि दो ऑर्डर पेयर सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होते हैं जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं कोई उठा लूँ, जैसे ये 1,5 इज़ नॉट इक्वल टू 5,1, ये आप देख सकते हैं। ठीक होगी बात। प्रॉपर्टी नंबर 3 वो क्या है, देखिए हमने यहाँ पे दो सेट लिए थे A और B। इसमें जो सेट A है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स ना सेट A के अंदर। तो उसको हम इस तरह लिखते हैं n ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A वो 3 हैं। इसी तरह से जो B सेट है उसके एलिमेंट्स कितने हैं? वो भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B वो भी 3 है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे? ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 9। मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें उनकी तादाद को, तो हमारे पास किसकी तादाद आ जाएगी? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके एलिमेंट्स की तादाद। देखिए ना, A क्रॉस B के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर पेयर की शक्ल में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आ गया। इसको हम फिर इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स m है और सेट B के अंदर अगर एलिमेंट्स n हैं, तो फिर A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? m क्रॉस n। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम मूव करते हैं रिलेशन की तरफ के रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन डिफाइन करूँगा। A relation defined A relation B। A और B जो दो सेट लिए थे ना हमने, इन दोनों के दरमियान मैं एक रिलेशन डिफाइन करने लगा हूँ। वो रिलेशन क्या है? x r y। क्योंकि A के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको मैं x कहूँ और B के एलिमेंट्स को अगर मैं y कहूँ, तो x रिलेशन y रिलेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। रिलेशन क्या है हमारा कि x प्लस वाई जो है इसका जो सम है ये 6 के इक्वल आए, और x और y क्या है? ये हमारे A और B के एलिमेंट्स हैं। देखें हमने जो यहाँ पे A क्रॉस B फाइंड किया है, इसमें से आपने वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें x और y कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ऐड करें, उनका सम फाइंड करें तो 6 के इक्वल आए। इसको हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, R इज़ अ रिलेशन x कॉमा y सच डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे गौर करें, इनमें से वो कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जिनका सम x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का 6 के इक्वल है? तो एक तो ये है ऑर्डर पेयर 1,5 6 होगा, और एक ये 2,4 है। इनके अलावा और कोई नहीं है कि है नहीं, ये दो। ठीक है। तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे। ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है 1,5 और 2,4, ये रिलेशन है। ठीक है जी। अब इसी रिलेशन को हम एरो रिप्रेजेंटेशन से किस तरह से देखेंगे, ये देखें ज़रा। एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इनकी? एरो रिप्रेजेंटेशन, ये सेट आपका A है
जिसके एलिमेंट्स को हम x कह रहे हैं, और a के एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3, और यहाँ पे आपका सेट b है जिसके एलिमेंट्स को हमने y कहा था। उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 4 5 और 6, और इनमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ये वाला x + y = 6। ठीक है जी। अब आप देखें 1 का किसके साथ पेयर है 5 के साथ, मतलब 1 जो है ये पेयर बना रहा है 5 के साथ, 1 अटैच है 5 के साथ। ठीक है जी। और 2 किसके साथ अटैच है 4 के साथ, 2 आपका अटैच हो गया 4 के साथ। ठीक है जी। तो दिस इज एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन। ठीक हो गया। ये जो मैंने इस रिलेशन को लिखा है, इस फॉर्म को भला क्या कहते हैं, याद है आपको? टाइप्स ऑफ सेट में आपने पढ़ा था सेट बिल्डर नोटेशन। तो दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक हो गया जी। अब ये जो हमने रिलेशन बनाया है x + y = 6, इस रिलेशन की हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में आपसे देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इस रिलेशन की डोमेन के बारे में बात करूंगा। डोमेन ऑफ रिलेशन R। तो डोमेन एक्चुअली वो एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट के अंदर हैं और वो B के एलिमेंट्स के साथ अटैच हो रहे हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं 1 और 2, या आप इन ऑर्डर पेयर से भी देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर 2 लिखे हैं हमने, इनके जो पहले एलिमेंट्स हैं दोनों के, जिनको आप x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इस ऑर्डर पेयर का x कोऑर्डिनेट 1 है और इसका x कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये 2 एलिमेंट जो हैं ये आपकी डोमेन ऑफ द रिलेशन में आएंगे, ये इसकी डोमेन होगी। बात क्लियर होगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज ऑफ R। रेंज ऑफ R। अब रेंज ऑफ R क्या होती है? जो आपका दूसरा सेट है सेट B, इसके वो वाले एलिमेंट्स जो B एलिमेंट्स के साथ अटैच हैं या उनके साथ पेयर बना रहे हैं, वो हमारी रेंज होगी। तो वो कौन से हैं 4 और 5, या वो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। देखें इसका y कोऑर्डिनेट पहले ऑर्डर पेयर का और इस ऑर्डर पेयर का y कोऑर्डिनेट वो कौन क्या क्या है 4 और 5। तो ये आपकी रेंज बनाएंगे 4,5, या 5 को पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर एलिमेंट्स की जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ R। इस रिलेशन की कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन एक्चुअली जो B सेट है, दूसरा सेट, वो पूरा जो है वो आपकी कोडोमेन होती है, क्योंकि B के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो A के किसी भी एलिमेंट्स के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पे देखें ये 6 एक ऐसा एलिमेंट मेरे पास है जो A के किसी भी एलिमेंट्स के साथ अटैच नहीं है। ठीक है जी। तो एक्चुअली जो B है आपका पूरा सेट, वो फिर आपकी कोडोमेन होगी। वो है जी 4 5 और 6। अच्छा, अब ऐसा हमेशा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि B के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जो A के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच ना हो। ऐसा पॉसिबल है कि B के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो A के किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच हों। तो फिर उस सूरत में जो आपकी रेंज और कोडोमेन है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर हम एक कंडीशन लिख सकते हैं। वो कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ R या तो कोडोमेन से लेस होगी या उसके इक्वल भी हो सकती है। इस बात की समझ आ गई कि रेंज या तो कोडोमेन का सबसेट होगी, क्योंकि रेंज असल में आनी B में से ही है ना, और पूरा B जो है ये कोडोमेन है आपका। ठीक है। तो या तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा या उसके इक्वल हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। शुरू हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और फिर हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। अब फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अगेन यहाँ पे एक और रिलेशन लेते हैं। रिलेशन क्या है जी आपका
a relation defined। और अब मैं रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक सेट यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, और ये जो रिलेशन अब डिफाइन करूँगा ना मैं, ये ए से ए की तरफ ही होगा। पहले तो हमने लिया था ना ए से बी रिलेशन, अब ये एक ऐसा रिलेशन है जो ए से ए पे ही जो है वो डिफाइन हो रहा है। मतलब आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है वो ए क्रॉस ए होगा। ठीक है जी, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें, 1 1 1 2। ओके हो गया। रिलेशन अब मैंने क्या डिफाइन करना है, देखें, आर एक्स कोमा वाई सच डैट एक्स इज इक्वल टू वाई। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हों, इक्वल हों। वो कौन से होंगे जी, 1 2 और ये 3, यही है ना, जिनमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हैं। तो इनको हम फिर इस रिलेशन में लिखते हैं। ये है जी 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है जी। अब इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये ए है सेट, ये भी ए है। ठीक है जी। ए के अंदर एलिमेंट्स क्या लिए थे हमने, 1 2 3 1 2 3। क्योंकि अब ये जो रिलेशन है ये ए से ए पे ही डिफाइन करें ना, तो दोनों तरफ मैंने सेट ए ले लिए। 1 किस पे मैप हो रहा है, या 1 किसके साथ पेयर बना रहा है, 1 के साथ। 2 किसके साथ है, 2 के साथ। 3 किसके साथ है, 3 के साथ। बात समझ आ गई। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। यहाँ आप गौर कर रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट के साथ, अगरचे वो भी हमारा यहाँ पे ए ही है, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के साथ पेयर बना रहे हैं, दूसरे के साथ जो है वो अटैच हैं। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे इस 1 का जो इमेज है वो 1 है। ये जो पेयर बनता है ना, इसको असल में इमेज कहते हैं। यहाँ पे 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज भी 2 है, और जो हमने प्रीवियस रिलेशन बनाया था इस पे 1 का इमेज 5 था, 2 का इमेज 4 था। बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब तीनों एलिमेंट जो हैं उनके हमारे पास इमेज पड़े हैं दूसरे सेट के अंदर। ठीक है, ये आपने अभी ज़हन में रखना है। अब हम एक और रिलेशन बनाते हैं। अब रिलेशन मेरा कुछ इस तरह से है कि x कोमा वाई सच डैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। लो जी, अब हमारे पास रिलेशन ये है, हमने वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें x और y इक्वल भी हों, और वो भी जिनमें x ग्रेटर हो और y लेस हो। इसमें से अब हम ये देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। एक तो आएगा 1 1 इक्वल वाली कंडीशन, फिर 2 2 और फिर 3 3। अब वो वाली जिनमें x ग्रेटर है y लेस है, तो ये आएगा 2 1 x ग्रेटर y लेस, और फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा x ग्रेटर y लेस 3 1, और उसके बाद x ग्रेटर y लेस ये भी आएगा 3 2, और ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो ये ऑर्डर पेयर जो है वो आपके इस रिलेशन के अंदर आ गए। बात समझ आ गई। अब हम इसको एरो रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका सेट ए है और इधर भी आपका सेट ए है। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया जी। और इसमें हमने ये वाला रिलेशन डिफाइन किया है आर। रिलेशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब आपने यहाँ पे गौर से ये बात समझनी है। देखें 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। बात समझ आ गई। 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन
आगे देखें ज़रा आप, ये जो 2 है ये 1 पे भी मैप हो रहा है, 2 जो है ये 1 पे भी मैप हो रहा है, और ये जो 3 है ये 1 पे भी मैप हो रहा है, और ये जो 3 है ये 2 पे भी मैप हो रहा है। बात समझ आई? अब ऐसे रिलेशंस जिनमें एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे मैप हो या एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस हों, वो रिलेशन तो होता है लेकिन वो फंक्शन नहीं होता। मैं रिपीट करता हूँ बात को, ऐसे रिलेशंस जिनमें पहले सेट के एलिमेंट्स, अगर मैं इस सेट ए की बात करूं, इसका अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे मैप हो या एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस हों, तो उस रिलेशन को फिर हम फंक्शन नहीं कह सकते। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन a relation in which each element in first set has only one image in सेकेंड सेट। देखिए फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया है? आ रिलेशन इन विच, मतलब फंक्शन से पहले वो क्या होगा? रिलेशन होगा। आ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट हैज़ ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। हर एलिमेंट का एक ही इमेज हो। अगर हमारे रिलेशन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज एक से ज़्यादा है, मतलब उसकी इमेज ख़राब है, तो जिस बंदे की इमेज ही ख़राब हो तो वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसका फिर क्या हाल होगा। सिमिलरली फंक्शन के अंदर हमने ये देखा कि हम उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जिसमें पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें दूसरे सेट में इमेज मिले। जैसे हमने इस रिलेशन में देखा, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? देखें, 2 की इमेज 1 भी है और 2 की इमेज 2 भी है। इसका मतलब पता क्या है कि आपके पास, देखें, ये एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें फ़र्ज करें मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 2 पुट करूँ और मुझे 2 आंसर मिल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं ना। तो जो पहला सेट है ये एक्चुअली हमने अभी पढ़ा था ना, वो डोमेन होती है, ये जो हम इसमें एलिमेंट्स पुट करते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलती है दिस इज़ एक्चुअली इमेज। ठीक हो गया? या उसको रेंज कहते हैं आप। अच्छा, अब आप देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 पुट करें तो हमें 2 आंसर आए, जबकि इस रिलेशन में 2 का इमेज 1 भी है और 2 का इमेज 2 भी है, 3 का इमेज 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो फिर ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। इस केस में देखा था, देखें, 1 की सिर्फ एक ही इमेज है, 2 इमेज नहीं है, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, 3 की सिर्फ एक ही इमेज है। तो फिर ये रिलेशन भी जो हमारा है ये भी फंक्शन होगा, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब हम आगे मज़ीद कुछ रिलेशन देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन लेता हूँ। रिलेशन ये है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से उठाता हूँ जी 1,1, एक ये उठा लिया, एक फॉर एग्ज़ाम्पल 2,3 और एक 3,2। ठीक हो गया जी। ये एक रिलेशन है, इसकी हम एरो डायग्राम बनाते हैं। ए, ये भी ए है, 1 2 3 1 2 3। 1 का इमेज क्या है? 1। 2 का इमेज क्या है? 3। और 3 का इमेज क्या है? 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए दूसरे सेट के अंदर इमेज पड़ी हुई है।
1 का इमेज सिर्फ 1 ही है, 2 का इमेज सिर्फ 3 ही है, 3 का इमेज सिर्फ 2 ही है, तो फिर ये एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन भी है। ठीक हो गया। सिमिलरली अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं एक और रिलेशन यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मेरा रिलेशन क्या है, 1,1 एंड 2,3। ठीक है जी। अब मैं इसकी एरो डायग्राम बनाता हूँ। ए, ये भी ए है, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा रिलेशन फंक्शन था ना, इसको टिक कर दिया। अब देखें 1 किसका इमेज है, 1 का। 2 का इमेज क्या है, 3। तो इसमें देखें पहले सेट के अंदर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जिसका इमेज हमारे पास दूसरे सेट में नहीं मौजूद, तो फिर ऐसा रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की क्या कंडीशन थी कि पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए दूसरे सेट के अंदर हमारे पास इमेज मौजूद होना चाहिए। तो ये हमने जो रिलेशन लिया है इसमें पहले सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस हमारे पास दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ये एलिमेंट एक खाली बच गया है, खाली भी नहीं बचना चाहिए, तो फिर ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं, रिलेशन तो है ये लेकिन फंक्शन नहीं है। अब हम एक और रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, 1 2, ये मैं इसी में से उठा रहा हूँ, और 2 3 और 3 3। ठीक है जी। अब हम इस रिलेशन की एरो डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे आपका सेट ए है एक, और इधर भी सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 1 का इमेज क्या है, 2, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज भी 3 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज सेम हो? ये देखें पॉसिबल है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन में ले रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप अगर इस फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करते हैं अगर, तो आंसर आता है 1, और अगर मैं इसी फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो फिर भी 1 आ रहा है। इट मीन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी हैव सेम सिंगल इमेज। तो इसका मतलब ये है, इससे पहले रिलेशन में हमने जो चीज़ देखी थी वो क्या थी कि एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज आ रहे थे, वो पॉसिबल नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन के लिए कौन सी दो कंडीशंस हैं? एक कंडीशन तो ये है कि पहले सेट के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज हो सकता है लेकिन एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकते। ये बात गौर कर रहे हैं आप? तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन हमने लिया था ये भी फंक्शन है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स हों, मतलब दो डिफरेंट इनपुट्स अगर हम पुट करें और फंक्शन हमें सेम आंसर दे, मतलब उनकी इमेज सेम हो। ठीक हो गया। अब हम लास्ट एक रिलेशन लेते हैं और ये फंक्शन की डेफिनेशन को फिर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। रिलेशन मेरा अब ये है 1,3 2,3 एंड 3,3। ये मैंने ऑर्डर पेयर इसी में से लिए हैं, एक रो से में से। ठीक है। अब जब हम इस रिलेशन की एरो डायग्राम बनाएंगे, ये ए है, ये भी ए है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे देखें 1 का इमेज क्या है, 3, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज क्या है, 3, और 3 का इमेज भी 3 है। तो अब हम इस रिलेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये फंक्शन है? देखें डेफिनेशन क्या कहती है कि पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में इमेज मौजूद होना चाहिए, ये इमेज मौजूद है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये थी कि पहले सेट के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है।
एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, जैसे हमने पिछले रिलेशन में देखा था। हाँ, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, मतलब 1 का इमेज 1 भी और 1 का इमेज 2 भी, ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हमने इस केस में देखा था। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन भी आपका फंक्शन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम एज अ रिजल्ट 2 पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं जिसको आपने ज़हन में रखना है फंक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो पहला स्टेप ये है every element of first set has image in second set, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 or more elements in first set may have same image। ठीक है जी, और यहां पे तीसरा पॉइंट भी आप बना सकते हैं, वो क्या कि 1 एलिमेंट has not different images। ठीक है जी, ये अब 3 पॉइंट जो हैं ये मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि पहले सेट के हर एलिमेंट का दूसरे सेट में इमेज होना चाहिए फंक्शन होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का इमेज सेम हो सकता है दूसरे सेट में। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा, 2 इमेज नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये अब आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। अब फंक्शन की हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स हैं। वैसे टाइप्स तो 2 ही हैं, लेकिन उन्हीं को आगे एक्सटेंड किया गया और 4 टाइप्स जो हैं वो बनाई गई हैं। सबसे पहली टाइप है वो है इनटू फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, a और b 2 सेट्स हैं जिनके ऊपर हम फंक्शन ये डिफाइन करते हैं, सच डैट रेंज ऑफ f इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड रेंज ऑफ f इज़ नॉट इक्वल टू b, कि ऐसा फंक्शन जो a से b पे डिफाइन है और उसमें क्या होगा, रेंज ऑफ f जो है ये b का सबसेट होगा और रेंज जो है आपकी f की वो b के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन को हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेट अगर a है और इधर मैं सेट b ले लेता हूँ, ठीक है जी, और फॉर एग्जांपल a के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 और b के एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ a b c d एंड e। ठीक है जी, अब अगर मैं ये कहूँ कि 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है और 4 का इमेज भी c है, तो अब आप ये देखें रेंज हमारी क्या होती है। याद आपको अभी हमने पहले देखा है कि रेंज ऑफ f एक्चुअली द एलिमेंट्स इन सेकंड सेट विच आर इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट जो कि a है। मतलब यहाँ पे b के अंदर कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो a के अंदर जो एलिमेंट्स पढ़े हैं उनके इमेजेस हैं, वो a b c d हैं। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है, a b c d, ठीक हो गया। लेकिन जो b सेट है उसके अंदर तो d और e भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रेंज है वो b का सबसेट हो गई ना, क्योंकि b तो बड़ा सेट है ना, उसमें d और e भी पड़ा हुआ है। ठीक हो गई बात। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन का नाम देते हैं कि b में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बाकी बच जाएं और वो एलिमेंट्स a के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो, तो उसको फिर हम इनटू फंक्शन का नाम देते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या है, अब फंक्शन f
फ्रॉम ए टू बी, उसी तरह से दो एलिमेंट्स के दरमियान फंक्शन बनेगा सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। अब इसमें क्या है कि बी का हर एलिमेंट जो है वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा। इसमें जो आपकी रेंज है फंक्शन की वो बी के इक्वल हो जाएगी। इसको भी हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है जी। इसमें मैं एलिमेंट्स लेट्स सपोज ले रहा हूँ 1 2 3 4 और यहाँ मैं ले लेता हूँ ए बी और सी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें फ़र्ज करें 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज भी सी है। अच्छा, अब आप गौर करें, बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो गए हैं। बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी रेंज है, रेंज अभी मैंने बताया क्या होती है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स के इमेजेस है। तो फिर आपकी जो रेंज है वो बी के इक्वल हो गई है, ठीक हो गया। तो ऐसे सेट को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 1 1 एंड इनटू फंक्शन, जो थर्ड टाइप है। ये क्या है जी, एन इनटू फंक्शन, मतलब ये पहले इनटू होगा, ठीक है। ऐसा इनटू फंक्शन जो ए से बी पे डिफाइन है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। अब इसमें वो ये क्या कह रहा है कि ए के हर एलिमेंट के लिए बी में हमारे पास यूनिक इमेज होगा। अब इसको भी हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सेट आपका ए है और ये सेट बी है और ए के एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी, ठीक है जी। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज सी है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ए के हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज पड़ा हुआ है। 1 का इमेज अगर ए है तो वो किसी और एलिमेंट का इमेज नहीं है, 2 का इमेज अगर बी है तो वो किसी और एलिमेंट का इमेज नहीं है और सिमिलरली 3 का इमेज सी है। और देखें यहाँ पे डी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, क्योंकि ये 1 1 एंड इनटू फंक्शन पहले इनटू तो होगा ना, क्योंकि इनटू में हमने देखा था कि बी में हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स बच जाते हैं जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होते, ठीक हो गया। लेकिन 1 1 एंड इनटू में क्या होगा कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा। इसमें यूनिक नहीं था, इसमें दो एलिमेंट्स का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, 1 2 3 से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं और हमने इनको रोल नंबर अलॉट करने हैं और रोल नंबर्स आपने उठाने हैं नेचुरल नंबर्स में से। तो जो पहला स्टूडेंट है उसे हम रोल नंबर 1 दे देंगे, दूसरे को रोल नंबर 2 दे देंगे, तीसरे को रोल नंबर 3। सिमिलरली जो 10वें नंबर पे स्टूडेंट है उसे रोल नंबर 10 मिल जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि नेचुरल नंबर ख़त्म हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है, नेचुरल नंबर तो चलते जा रहे हैं, लेकिन पहले स्टूडेंट को जो रोल नंबर 1 मिल गया है वो किसी और स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट को जो रोल नंबर 2 मिला है वो किसी और स्टूडेंट को नहीं होगा। तो ये हमारे पास 1 1 एंड इनटू फंक्शन की एग्जांपल आ गई, ठीक हो गया। और इस फंक्शन का एक और नाम भी है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक हो गई। और अगर मैं इसी फंक्शन को अलजेब्रिकली लिखूं तो अलजेब्रिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन का इमेज f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दो फंक्शन का अगर इमेज इक्वल है, ये f(x1) और f(x2) दो एलिमेंट्स के इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो फिर वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ टाइप है वो है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो अब हम ये देखते हैं एन ऑन टू फंक्शन, मतलब ये पहले ऑन टू होगा, सरजेक्टिव होगा पहले ये। एन ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम a टू b
सच डैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। कंडीशन वही है, लेकिन वो फंक्शन पहले इनटू था और ये फंक्शन पहले ऑन टू है। अब इसकी भी हम एरो डायग्राम बना लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ ए बी सी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, तो देखें ए के हर एलिमेंट के लिए बी में हमारे पास यूनिक इमेज पड़ा हुआ है। और दूसरी बात, बी के अंदर हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो। देखें ना, क्योंकि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन पहले ऑन टू होगा और ऑन टू में हमारे पास बी के अंदर तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फंक्शन और इसके टाइप्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।